आप सभी को हमारी तरफ से सादर अभिनंदन। हम एससीजे अकादमी के छात्र आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हैं जो इस समय समाज के माथे पर कलंक बनकर चिपका हुआ है। दहेज एक कुरीति, एक कुप्रथा। किसी ने दहेज के विषय में बड़ा ही सटीक कहा है कि जहाँ बेटी का मोल सोने चांदी पर तौला जाए वहाँ इंसानियत की आत्मा रो पड़ती है। प्रिय दर्शकों, दहेज जिसे कभी सम्मान समझा गया था वह आज अपमान की पराकाष्ठा बन चुका है। यह एक जंजीर है जो औरत की खुशी, हंसी और स्वतंत्रता को बांध देती है। भारत में दहेज अधिनियम 1961 में लागू हुआ, पर आज भी हर घंटे कम से कम एक महिला दहेज से जुड़ी हिंसा का शिकार होती है। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है भारत देश के लिए, यह हमारे समाज पर लगा एक गहरा कलंक है, एक घोर धब्बा है। अब आइए अब हम सब लघु नाटिका की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पहले तो दहेज की ज्वाला में इंसानियत झुलसने लगती है और अंततः समझदारी, प्रेम और सच्चाई उस आग को बुझा देती है। पहले हम नाटिका के मुख्य पात्रों के विषय में जान लेते हैं। जीवनलाल एक धनी व्यापारी, राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, सूरज जीवनलाल का पुत्र, कीर्ति सूरज की पत्नी जीवनलाल की बहू, प्रमोद कीर्ति का भाई। मंच पर जीवनलाल जी खड़े होते हैं। वह जमीन पर नजर गड़ाए न जाने क्या सोच रहे हैं। आंखों पर चश्मा है, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं, सिर पर आधे सफ़ेद बाल हैं, कुर्ता पजामा पहने हैं, मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर पर प्रमोद खड़ा है। वह पैंट व शर्ट पहने हैं, चेहरे पर निराशा झलक रही है। फिर क्या निर्णय किया आपने? विदा नहीं होगी। पर यदि आपने विदा नहीं की तो मेरी बहन कमला की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं ले रखा है। हर लड़की अपना पहला सावन अपने मायके में अपनी माँ के साथ सखी सहेलियों के साथ बिताने का जानता सपना हूँ मैं। यह जानते हुए भी अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा तो नहीं होगी। पर यदि आपने विदा नहीं की तो मेरी माँ का हृदय तो टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने पूरा देने की चेष्टा की है। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य ही कम थी तो बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? जी देना तो दूर, बारातियों की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा है, मेरी शान को जो ठेस पहुंची है, हरी बिरादरी में जो मेरी हंसी उड़ी है, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा चाहती हैं तो पहले उस चोट का मरहम भेजें। जी आप इस समय तो विदा कर दें। हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद। ये बाल धूप में ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। तुम कल क्या है छोकरे, मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं? जो कह रहा हूँ वो ठीक ही कह रहा हूँ। अब विदा तभी होगी जब तुम मेरे इन हाथों में 5 लाख लाकर रख दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसकी विदा न करके उससे बदला ले रहे हैं? अगर सूरज बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने तक की तो हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं ना? परंतु ये ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। बेटी वाले? हाँ हैं हम बेटी वाले, पर तुम्हारी तरह नहीं। अभी पिछले ही महीने हमने अपनी बेटी गौरी की शादी की है। ऐसी खातिरदारी की कि सारे बाराती दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि सब देखने वालों तो अपने दांतों में उंगली दबा ली। बेटी वाली होकर भी हमें अपनी मूंछ ऊंची रखनी आती है, समझे? जी सूरज गया है हमारी बेटी को लाने। मेरी बेटी पहला सावन अपना यहाँ बिताएगी, पर तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारी बहन के सपनों का खून तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल में होगा, समझे? पर क्या जो हमारी बहन है वो आपकी कुछ नहीं लगती है? बेटी और बहू को एक ही तराजू में तौलना चाहते हो। बेटी बेटी होती है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़ी गए हैं तो विनती करना व्यर्थ है। पर क्या मैं अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ? हाँ, और जाते वक्त ये भी कहते जाना कि अब तुम अगली बार मरहम कब लेकर आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को बाहर भेजो, अपने भाई से मिल ले आकर। मैं जब तक बागीचे में जाके मालिक से कहूँ झूला डलवा दे।
जीवनलाल का प्रस्थान। प्रमोद थका सा कुर्सी पर बैठ जाता है। कीर्ति अंदर से आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी छाई हुई है। सुंदर साड़ी पहने है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचे किए। बैठ जाओ कमला। अच्छी तरह तो हो। रो मत कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि पानी से पत्थर तो नहीं पिघल सकता। भैया घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। कैसा मरहम भैया? कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है और उन्हें उस गांव का मरहम चाहिए, जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। तुम चिंता ना करो कमला, अगली बार जब मैं आऊँगा तो 5 लाख रुपए लेकर आऊँगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 लाख में तो बिक ही जाएगा। आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें भैया, मैं यहाँ सदा ठीक हूँ। लेकिन क्या तुम अपनी पहला सावन अपनी माँ के साथ सखी सहेलियों के साथ नहीं बिताना चाहती? किस लड़की की यह कामना नहीं होती भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है। साल 2 साल में विमला का ब्याह भी तो आप ही को कराना है। आवेश में आकर लेकिन तुम मेरी चिंता आप ना करें। सच, विदा ना होने से मुझे तनिक भी दुख ना होगा। पर कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल ना लगेगी। पर रुपया तो देना ही पड़ेगा। यहाँ रंगीन कागज के टुकड़ों के बीच प्यार और स्नेह बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं, पिताजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, धीरे धीरे वह भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सभी के सभी एक ही धातु के बने हुए हैं। वो ना हो माँ जी की ममता भी सिर्फ दिखावा ही है। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सुंदर साड़ी पहने। कैसा दिखावा बेटा? बैठे रहो तुम लोग। बैठ जाइए माँ जी। क्या बातें हो रही है भाई बहन में? कुछ नहीं, बस कुशल से पूछ रहा था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? विदा करेंगे? समझ गई, अपनी जिद के आगे अड़े हैं। वे अपनी जिद के आगे किसी की सुनते ही नहीं। मैं तो उन्हें समझाते समझाते थक गई हूँ। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। बताओ क्या कहा उन्होंने? माँ से कैसी शर्म बेटा, मेरे लिए जैसा सूरज वैसे ही तुम हो। बताओ कितने रुपए लेंगे वे? जी रुपयों की तो कोई बात नहीं हुई। वे तो माँ से झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, उन्हें इंसान से ज़्यादा पैसा प्यारा है। बताओ कितने रुपए लेकर वे विदा करेंगे? जी 5 लाख रुपए। बस मैं देती हूँ तुम्हें। उनके मुंह पर मार कर कहना, ये लीजिए वो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें आप इंसान से ज़्यादा चाहते हैं। मैं अभी लाती हूँ। खैरिए माँ जी, मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। बिना विदा कराए जाओगे? ये क्या कह रहे हो? मेरे रहते विदा ना हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ के हृदय को अच्छे से समझती हूँ। जैसे मैं यहाँ गौरी की राह देख रही हूँ, वैसे ही तुम्हारी माँ वहाँ कमला की राह देख रही होगी। मैं अभी लाती हूँ। बहू, ये ले तिजोरी की चाबी, जाकर पैसे ले आओ। जाती क्यों नहीं? जल्दी जा। गौरी के आने का समय हो गया है। स्वागत की तैयारी की कि नहीं? जा बेटी, तू अंदर जा। अरे तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, स्वागत की तैयारी क्यों नहीं कर रही? जरा यह भी तो देख लें कि नाग वाले अपनी बेटी का स्वागत किस तरीके से करते हैं। गालियों के सिवाय कभी सीधी बात निकलती नहीं है मुझसे। जब देखो तब बेढंगी बातें। अब यह लो, इसमें कौन सी मैंने गाली दे दी? तुम्हें लगता है इस पूरी दुनिया में तुम ही एक नाक वाले हो, बाकी सब नटखटे हैं? छोड़ो, तुम्हें तो मेरी बात कभी समझ में ही नहीं आती। तुम ही बताओ प्रमोद, क्या मैंने कोई बुरी बात कही है? ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में जिसके पास पैसा है उसी के पास नाक है, उसी के पास मुंह है। बाकी सब तो नकटे हैं, मुस्कटे हैं। आ गई मेरी गौरी। जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देखती हो? जाओ अंदर से मिठाई का थाल लेकर आओ।
सभी की दृष्टि द्वार पर अड़ी है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी सूरज अंदर आता है। स्वस्थ बदन का सुंदर नवयुवक, पैंट और शर्ट पहने, हाथ में कोट लिए, परंतु मुख पर उदासी छाई हुई है। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। वह नहीं आई? पर क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी हाँ, जी हाँ, फिर उन्होंने विदा नहीं किया। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। तुमसे एक काम कहा, तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाए। चले जाओ यहाँ से, नकारा कहीं के। हमने तो अपना पूरा घर द्वार बेचकर उसका दहेज दिया, पर वह लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, लेकिन बेटों वाले की नाक हमेशा सुकड़ी की सुकड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहे हो? अभी कुछ दिन पहले तो। चुप रहो तुम। अब नहीं रहूंगी, बहुत चुप रही। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो की? मगर मैं क्या हूँ? यहाँ पर तुम्हें देखना चाहिए कि दहेज मेरी बेटी आई नहीं है। गौरी की माँ। क्या गौरी की माँ? तुम चुप क्यों खड़ी हो गौरी की माँ? आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? अगर तुम बेटी और बहू को एक समानोगे तभी तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। बेटी और बहू, बहू और बेटी समझ में नहीं आता भाई। अजीब उलझन है ये। अगर पूरी दुनिया में हर कोई बेटी और बहू को एक समाने तो सारी उलझनें ही सुलझ जाएं। शायद तुम ठीक कहती हो। मुझे अपना फैसला बदलना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। और हाँ, मैं फिर आऊँगा और विश्वास रखें इस बार आपकी घाव के लिए मरहम अवश्य लाऊंगा। ठहरो प्रमोद, अब मुझे और लज्जित मत करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर ही दिया है। बाबूजी, हाँ बेटा, कभी कभी कुछ चोटें मरहम का काम कर जाती हैं। यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाओ, बहू की विदा नहीं करानी है क्या? सूरज बैग लेके कमला के साथ मंच पर आता है। कमला जीवनलाल के पैर छूने आगे बढ़ती है। रुको बेटी, मेरे पैर छूकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे लगा था कि दहेज सिर्फ इज्जत बढ़ाता है, पर आज लग रहा है कि सिर्फ यह रिश्तों का खून ही करता है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। नहीं बाबूजी, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपने मुझे अपनी बेटी समान माना, यही मेरे लिए बहुत है। तुम भी मुझे माफ कर दो प्रमोद। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। शायद अगर तुम माफ कर दोगे तो मेरे इन पापों का कुछ तो प्रायश्चित होगा। आप माफ़ी मत मांगिए बाबूजी, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, वही बहुत। आज हमने देखा कि जब सोच बदलती है तो समाज बदल जाता है। वही जीवनलाल जी तो दहेज के अंधे दौर में फंसे हुए थे, अंत में यह समझ जाते हैं कि पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जाते। सच्चा रिश्ता प्रेम और विश्वास से ही बनता है। प्रिय दर्शकों, आज का यह नाटक सिर्फ कहानी नहीं था, यह एक दर्पण था जिसमें हमने आज की समाज की सच्चाई देखी। दहेज एक ऐसी महामारी है जो साक्षरता से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से मिटेगी। अगर समाज को बदलना है तो हमें पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि परिवर्तन कभी बाहर से नहीं जबकि भीतर से जन्म लेता है। और अंत में आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस नाटक को अपने जीवन का संकल्प बनाइए। हर बेटी की सम्मान की रक्षा कीजिए, क्योंकि बेटी कोई भार नहीं, वह तो घर का सत्कार है। उसकी हंसी में ही बसा हर घर का संसार है। दहेज से क्या मिलेगा कुछ सिक्कों की चमक भर, पर उसके आंसुओं में डूबेगा संसार है। धन्यवाद।